आखिर सिर्फ इंडिया में ही गुटखा या फिर पान मसाला क्यों खाया जाता है और क्या वास्तव में संजीवनी बूटी आज भी इंडिया में मौजूद है? साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर 12 बजे के बाद हमारे फोन की बैटरी तेज स्पीड के साथ ड्रेन क्यों होने लगती है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा चटक और मसालेदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 2 पत्थर उठाने हैं और उन्हें कतई फ्लैश की तरह ऐसा रगड़ना है कि मानो वो पत्थर नहीं बल्कि अलादीन का चिराग हो, भैया तब भी सुबह से शाम तक उन पत्थरों से चिंगारी तक ना आएगी और लोग बावला समझेंगे सो अलग। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब आज की इस जलने वाली दुनिया में हम उन पत्थरों से चिंगारी तक नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आखिर हमारे पूर्वजों ने ये काम कर कैसे लिया? असल में गाइस, आज भी बहुत सी अफ्रीकन और बहुत सी अलग अलग कंट्रीज में कुछ ऐसी रेयर रॉक्स भी पाई जाती हैं जिन्हें जैसे ही जरा सा हिट या फिर आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंदर से झरझराकर ऐसी आग निकलती है जितना तो हमें अच्छा काम करता देख हमारे रिश्तेदारों के अंदर से नहीं निकलती। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि बहुत से एक्सपर्ट्स और बहुत सी बुक्स में ये तक माना जाता है इनिशियल स्टेज पर हमारे पूर्वजों ने आग की डिस्कवरी इन्हीं रॉक्स को आपस में रगड़ कर की थी और ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है जिसके चलते हुए अब इन तरीके की रॉक्स वर्ल्ड वाइड बहुत ही कम क्वांटिटी में पाई जाती है और इसलिए आज की डेट में काफी ज्यादा रेयर हो चुकी है भाइयों और बहनों। गाइस, अगर इंडिया में हम गलती से किसी भी पेड़ को काट देते हैं तो एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी हम उसे दोबारा से जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन भाई बात अगर रशिया की जाए तो कहानी थोड़ी सी तिलस्मी हो जाती है। वैसे तो रशिया की बहुत सी चीजें तिलस्मी हैं। असल में गाइस, अगर रशिया में कोई भी इंसान गलती से किसी भी पेड़ को काट देता है या फिर डैमेज कर देता है तो उस कंडीशन में उस पेड़ को दोबारा से जिंदा करने के लिए वुड वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली साल 1956 में रशिया में ही इस तरीके को इन्वेंट किया गया था जिसमें लकड़ी के 2 हिस्सों को आपस में तेजी के साथ चिपकाकर मशीन की हेल्प से घिसकर फ्रिक्शन और हीट को जनरेट किया जाता है, जिसके बाद लकड़ी में मौजूद लिग्नाइन रिलोकेट हो जाता है। बेसिकली लिग्नाइन एक तरीके का नेचुरल ग्लू होता है जो कि हर एक लकड़ी के अंदर पाया जाता है। अब अगर इस प्रोसेस को विद इन टाइम कंप्लीट कर दिया जाता है तो एक पेड़ को हम बेहद ही आसानी से अंडरटेकर बना सकते हैं। बोले तो उसको हम बार बार जिंदा कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टेक्निक का इस्तेमाल रशिया से बाहर बाकी की कंट्रीज में बहुत ही कम किया जाता है। क्यों? वेल गाइस, बहुत ज्यादा दिमाग मैंने इसके ऊपर लगाया है लेकिन भैया मेरे को भी इसका आंसर ना मिला तो रहने दो फिर। गाइस, अगर आपको भी बैठाना है एग्जाम में मस्त चीटिंग का हिसाब तो आज से ही शुरू कर दो अपनी आंखों में डालना खुद का ही पेशाब। वेल, अब ऐसी पेशाबी और हिसाबी बातें मैं नहीं बल्कि स्पेन की एक टिकटॉकर कर रही हैं। मिलिए सुहाना फ्रेल से, जो कि पिछले काफी लंबे समय से अपनी आंखों में कुछ और नहीं बल्कि ड्रॉपर की हेल्प से खुद का ही यूरिन डाल रही हैं और इनका ये दावा है कि ऐसा करने से ना सिर्फ इनकी आई साइट काफी ज्यादा इंप्रूव कर गई है बल्कि आंख के अलग अलग इन्फेक्शन और यहाँ तक कि इनकी आंख फड़काऊ झटका बीमारी भी पूरे ही तरीके से सही हो चुकी है। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि जिस दिन ये दवाई कुछ ज्यादा ही डाल देती है उस दिन अचानक से ही इनका मुंह खट्टा हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके भी ये लेडी डेली बेसिस पर इस काम को पिछले काफी लंबे समय से करती हुई चली आ रही है। हालांकि मेडिकल साइंस इसके ऊपर ठीक वैसे ही चुप्पी साधे हुए है जैसे नेपोटिज्म के मामले में बॉलीवुड स्टार्स साधे रहते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज बहुत बड़े स्केल पर हो रही है। अबे सारे चिरानिया काम ये टिकटॉकर ही करे हैं क्या? गाइस, आपने भी बात बात पर जीभ चढ़ाने वाले एनिमल यानी कि स्नेक को तो जरूर देखा होगा और आज तक की हमारी नॉलेज के हिसाब से ग्रीन एनाकोंडा स्नेक ब्रीड इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी स्नेक ब्रीड थी। वेल, अब थी बोलकर इस पूरे ही सिचुएशन को मैंने पास्ट टेंस में क्यों धकेल दिया है, चलिए वो बताता हूं। असल में गाइस, अभी हाल ही में जब अपनी सैलरी को जस्टिफाई करने और लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम कितना ज्यादा काम करते हैं, कुछ घेले रिसर्चर्स अमेज़न के रेन फॉरेस्ट के अंडर वाटर में सिर्फ पानी की ही जांच करने गए थे। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान उन्हें अपने सामने 26 फीट से भी ज्यादा लंबा सांप मस्त गेड़ी मारता हुआ दिख गया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये सांप अभी तक की हमारी नॉलेज और एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा लंबा है, जिसके चलते हुए अब इसी स्नेक ब्रीड को पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी स्नेक ब्रीड घोषित कर दिया गया है। हालांकि वो बात अलग है कि इस सांप को देखने के बाद वो रिसर्चर्स इतने ज्यादा घबरा गए कि वो भयंकर गर्मी में भी ठंडे पड़ गए। अबे कद्दू के रिसर्चर हो तुम, ऐसे सांप तो हमारे चचा धोती में लिए फिरते हैं। गाइस, आपने भी कभी ना कभी संजीवनी बूटी के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आज की भी इस पापी दुनिया में ये संजीवनी बूटी हमारे देश भारत में मौजूद है? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स और लोगों का ये मानना है कि संजीवनी बूटी आज भी द्रोणागिरी पर्वत पर मौजूद है। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल एग्जैक्टली करना कैसे है, उसके लिए आपको आयुर्वेद और यजुर्वेद का अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का तो ये भी मानना है कि इस पर्वत पर इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चमत्कारी मेडिसिन मौजूद हैं जो सरेआम मेडिकल साइंस को ऐसे साइड कर सकती हैं जैसे जॉन भैया कभी कभी अपने फैंस को कर देते हैं। वैसे गाइस, कुछ भी हो, आयुर्वेद
है तो बड़ी जबर चीज। तो गाइस ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री से, जब अभी हाल ही में जया बच्चन जी ने अपने एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको सुनने के बाद अमिताभ बच्चन जी का भी हाल कुछ देर के लिए ऐसा ही हो गया। असल में गाइस अभी हाल ही में रिसेंट पॉडकास्ट में जब जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जया बच्चन जी से कुछ सवाल किए गए तो उन्होंने ओपनली सबके सामने ये बोला है कि वो लड़कियां जो डेट पर मर्दों की बजाय खुद पे करती हैं वो पूरे ही तरीके से बेवकूफ हैं। हालांकि आज के समय पर जहां पर मेजॉरिटी ऑफ लोग ये सोचते हैं कि भाई लड़का और लड़की बिल्कुल ही इक्वल होते हैं और पे चाहे कोई भी करे इससे फर्क तक नहीं पड़ता, जया बच्चन जी का ये स्टेटमेंट कुछ फैंस के लिए डाइजेस्ट करना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना वेस्टर्न कंट्रीज के लिए इंडिया को एक सुपर पावर बनता देखना। वैसे गाइस आपको क्या लगता है कि हमेशा ही डेट पर या बाहर जब हम जाते हैं तो वहां पर सिर्फ लड़कों को ही पे करना चाहिए या ये चीज आपसी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है? वेल आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कीबोर्ड को ठोक कर अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर। गाइस आपने भी अक्सर पापा के परे और पापा की परियों को तेज गाड़ी चलाने के बाद औंधे मुंह जमीन पर गिरता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी की जैसी मिलती हुई चीज हर एक बर्फ के पहाड़ पर लोमड़ी भी करती फिरती रहती है? तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर बर्फ के पहाड़ पर ये उछल कूद होती ही क्यों है? असल में गाइस नॉर्मली जब भी इन पहाड़ों के ऊपर स्नोफॉल होता है और आसपास की सारी चीजें बर्फ से ढक जाती हैं तो इस कंडीशन में जो लोमड़ियां होती हैं वो काफी ध्यान लगाकर बर्फ के नीचे से अपने शिकार की आवाजों को सुनती हैं और उन्हें जैसे ही अपने शिकार की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है वो कुछ इस तरीके से क्रिश की तरह उछलकर एक ही झटके में उसे घपचा लेती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भले ही एक फॉक्स के द्वारा ये चीज करना काफी ज्यादा कॉमन होता है लेकिन हम इंसानों का कभी भी इस प्रोसेस को देखना काफी ज्यादा रेयर, अजीब लेकिन सच। गाइस जहां एक तरफ इंडिया में सभी स्टूडेंट्स की कॉपीज को सिर्फ रेड पेन का इस्तेमाल करते हुए चेक किया जाता है तो वही बात अगर साउथ कोरिया या फिर जापान की जाए तो वहां के लोग तो रेड पेन को देखकर ठीक वैसे ही डरते हैं जैसे ब्लैक बक। असल में गाइस जापान और कोरिया में पिछले काफी लंबे समय से रेड पेन का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम को लिखा जाता है जो कि इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर चुके हैं। अब इस सिचुएशन में अगर कोई भी इंसान या फिर कोई भी बच्चा भूल से भी रेड पेन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी इंसान के नाम को लिखता है तो वहां के कल्चर के अनुसार यह माना जाता है कि वो बच्चा या फिर इंसान उस दूसरे इंसान का पत्ता इस दुनिया से कटवाना चाहता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इन कंट्रीज के मार्केट में आपको रेड पेन ठीक वैसे ही देखने को मिलता है जैसे भारतीय जंगलों में बाघ, बोले तो ना के बराबर। गाइस आपको भी मुकेश तो याद ही होगा जिसने अपनी जिंदगी में इतना धुआं खेला कि वो बेचारा एक दिन धुएं में ही मिल गया। लेकिन वही बात अगर यूरोपियन कंट्रीज की जाए तो क्या आपको पता है कि वहां तो ये धुआं खेलना अब कंपलसरी कर दिया गया है। असल में गाइस पिछले काफी लंबे समय से यूरोपियन कंट्रीज में चोरी की वारदातें काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही हैं क्योंकि वहां पर पड़ रही है मंदी जो होती है काफी ज्यादा गंदी। अब गाइस देखो मंदी का तो ये है कि मंदी तो ठीक प्रफुल्ल भाई की तरह होती है कि अगर वो एक बार पीछे पड़ गई तो भैया वो तो उस इंसान का भट्टा बैठा कर ही मानती है। अरे हमारा शमी भाई आईपीएल से बाहर हो गया, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या बोलूं। लेकिन हाँ चोरी की वारदातों को कम करने के लिए इन कंट्रीज ने एक बेहद ही जबर टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लिया है। असल में गाइस बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में अब कुछ इस तरीके की डेंस स्मोक डिवाइस को भी किसी भी शॉप, मॉल या फिर घर में लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। बेसिकली ये कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है कि ये किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर कुछ इस तरीके से डेंस स्मोक को रिलीज करके सामने वाले इंसान को एक ही झटके में अंधा कर देती है, जिसके चलते हुए इन कंट्रीज में चोरी की वारदातें काफी ज्यादा कम हो जाती हैं। अजीब लेकिन सच। गाइस ये वाली रिपोर्ट भारत की उस लड़की की है जिसकी बॉडी चंदन की है और खूबसूरती ऐसी कि आप सभी मंत्रमुग्ध हो जाएं। अच्छा बताओ भी। अरे मूर्ति की बात कर रहा हूं यार, हर चीज में इतना सीरियस क्यों हो जाती है? क्यों कर ली मैंने शादी? असल में कैसे भी हाल ही में जयपुर के कमलेश जांगड़ ने चंदन का यूज करते हुए 7 सालों की मेहनत के बाद कुछ इस तरीके की 3.5 फीट की एक बेहद ही बारीक काम की मूर्ति को बनाकर तैयार किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस आर्टिस्ट ने इस मूर्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी है और यही चीज मुझे रियलाइज कराती है कि मैं कितना ज्यादा गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। गाइस क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में अपने रौले दिखाने वाली रशियन गवर्नमेंट खुद के ही देश में मौजूद लेक बैकाल से ठीक वैसे ही डरती है कि मानो वो कोई दुनिया की सबसे ज्यादा गहरी लेक नहीं बल्कि दिल टूटे आशिक की गहरी शायरियां हो जो अच्छे खासे इंसान को भैया डिप्रेशन में ले जाती हैं। असल में गाइस ये इंसिडेंट है साइबेरिया का, जब साल 1982 में रशियन नेवी ने अपनी इज्जत को और ज्यादा चौड़ा करने के लिए इस लेक में एक रिसर्च करनी शुरू की। लेकिन इस लेक के अंदर उन्हें जो दिखा उसको देखने के बाद उनकी इज्जत तो छोड़िए भैया कुछ और ही चौड़ा हो गया। असल में गाइस इस
लेक के अंदर उन्हें इंसानी हाइट से लगभग 3 गुना लंबे कुछ इस तरीके के क्रीचर्स दिखे, जो जैसे ही उन नेवी सोल्जर्स के पास आए अचानक से ही किसी चीज ने उन सैनिकों को पानी से बाहर धकेल दिया। अब क्योंकि ये धकेलू फोर्स काफी ज्यादा तेज था तो सडन प्रेशर चेंज होने की वजह से 3 नेवी सोल्जर्स तो वहीं पर ही टाटा बाय बाय कर गए। लेकिन जब बचे हुए बाकी के सैनिकों ने अपनी आप बीती सुनाई तो ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर हुई थी इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि इस पूरे ही सिनेरियो के ऊपर डिस्कवरी चैनल ने एक अलग से डेडिकेटेड एपिसोड को भी निकाला था। अब उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इस इंसिडेंट के बाद रशियन गवर्नमेंट ने कभी भी लेक बैकाल की गहराइयों में उतरने की कोशिश तक नहीं की है। और कहीं ना कहीं यही चीज इस इंसिडेंट को थोड़ा सा और ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ तो जरूर कर देती है। अजीब लेकिन सच। दोस्तों वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूएसए की इंट्यूटिव मशीन्स दुनिया की सबसे पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है जिसने अपना स्पेसक्राफ्ट ओडीसीएस को मून पर लैंड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर सिर्फ भारत में ही गुटखा या फिर पान मसाला क्यों खाया जाता है? असल में गाइस इस चीज को आपने भी नोटिस तो जरूर किया होगा कि अगर इंडिया या फिर आसपास की एक आधा छोटी कंट्री को छोड़ दिया जाए तो पूरी ही दुनिया में आपको गुटखा या फिर पान मसाला जैसी कोई भी चीज देखने को मिलेगी नहीं। तो फिर आगे ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि एक्चुअली में फिर ये गुटखा या फिर पान मसाला इंडिया के अंदर आया कैसे और कैसे इतने बड़े स्केल पर सिर्फ इंडिया में ही इसे कंज्यूम किया ही क्यों जाता है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन तंबाकू को सबसे पहली बार पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को डी गामा के द्वारा साल 1498 में इंडिया के कालीकट पर लाया गया था। अब क्योंकि इतने पुराने समय में व्यापार का लेन देन पैसों की बजाय चीजों को एक्सचेंज करके ही होता था तो इनिशियल स्टेज पर क्योंकि पुर्तगाली लोगों को यह बखूबी पता था कि टोबैको एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को नशा हो जाता है, तो उन्होंने जानबूझकर हमारी कंट्री से मसालों का व्यापार करने के लिए मसाले के बदले में हम इंडियन को टोबैको देना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इनिशियल स्टेज पर ना ही लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे और ना ही वो अपने हेल्थ को लेकर इतने ज्यादा कॉन्शियस हुआ करते थे, तो ये चीज धीरे धीरे भारत के दूसरे रीजन्स में भी फैलती हुई चली गई। और एक टाइम के बाद ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अलग अलग पुर्तगाली व्यापारी बड़ी क्वांटिटी में अपने यहाँ की वेस्ट यानी कि टोबैको को लाकर इंडिया में सप्लाई कर दिया करते थे, जिसके बदले में वो हमसे हमारे प्रीशियस मसालों को ले जाया करते थे। वहीं दोस्तों अब इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उन्होंने आते ही ये देखा कि यहाँ पर टोबैको का कंजम्पशन कितने बड़े स्केल पर किया जाता है और इसी चीज को कैश करने के लिए उन्होंने इस पूरे ही बिजनेस को एक ब्रांड में बदल दिया और उन्होंने धीरे धीरे बहुत सी पान मसाला या फिर गुटखा कंपनीज को खड़ा कर दिया जिनका की प्राइमरी काम हम इंडियंस को बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुटखा या फिर पान मसाला बेचने का ही होता था और इसके बदले में ब्रिटिशर्स गरीब लोगों से मजदूरी कराया करते थे जबकि अमीर लोगों से पैसा ऐंठा करते थे। वहीं दोस्तों अब बात अगर मॉडर्न इंडिया की जाए तो प्रेजेंट डेट में यही इंडस्ट्री इंडिया के अंदर इतने बड़े स्केल पर फैल चुकी है कि अकेली यही इंडस्ट्री हमारी गवर्नमेंट को इतना ज्यादा टैक्स देती है कि हमारी गवर्नमेंट भी इसे चाहकर बंद नहीं कर सकती। वहीं दोस्तों अब इस चीज को नई जनरेशन तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी तंबाकू या फिर गुटखा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नामी ग्रामी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को हायर करती हैं जो चंद पैसों के लालच में इंडियन यूथ को बड़े शौक से ये चीज प्रमोट कर देते हैं। अब गाइस क्योंकि हम इंडियंस काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं और हम दिल से जिसे आइडल मानते हैं उसी की जैसे ही हरकतें करना शुरू कर देते हैं, तो इस चीज को कैश करते हुए जब बड़े बड़े सुपरस्टार्स इन तरीके की चीजों को टीवी पर बेचते हुए हमें दिखाई देते हैं तो वो लोग जो एक्चुअली में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो तुरंत ही इन तरीके की चीजों को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए सारा का सारा मार्केट या फिर हब आपको इंडिया में ही देखने को मिलता है। क्योंकि बात अगर विदेशों की जाए तो क्योंकि इनिशियल स्टेज पर फॉरेन कंट्रीज में ये चीज उन तक कभी पहुंची ही नहीं, साथ ही साथ वहां के लोग अपनी हेल्थ को भी लेकर काफी ज्यादा अवेयर होते हैं, तो उन कंट्रीज में आपको टोबैको इस फॉर्म में कभी कंज्यूम होता हुआ नजर ही नहीं आएगा। हाँ वो बात अलग है कि वहां पर स्मोकिंग बहुत बड़े स्केल पर की जाती है, मतलब अपने शरीर का भट्टा तो बैठाना ही है। फाइनली अब गाइस आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों इंडिया में ही इतने बड़े स्केल पर टोबैको या फिर पान मसाले को कंज्यूम क्यों किया जाता है। आखिर रात 12 बजे के बाद फोन की बैटरी तेजी के साथ खत्म होना शुरू क्यों हो जाती है। असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अगर हम हमारे फोन को दिन में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बैटरी जितना टाइम यूज करने के बाद जितनी कम होती है, अगर फोन को उतना ही 12 बजे के बाद यूज किया जाए तो उसकी बैटरी काफी तेज स्पीड के साथ खत्म हो जाती है। तो फिर आगे ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिन के मुकाबले रात में ज्यादा बड़े स्केल पर बैटरी को कंज्यूम कर ही कैसे सकती है। असल में गाइस इसके पीछे कुछ बेसिक से रीजंस मौजूद है जिन्हें स्टेप बाय स्टेप आज हम समझने की कोशिश करते हैं। बात अगर सबसे
पहले रीजन की जाए तो वो है नेटवर्क टेस्टिंग रूल। गाइस नॉर्मली जितने भी हमारे इंडिया के अंदर नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं उन सभी कंपनीज पर ये रूल अप्लाई होता है कि वो अपने नेटवर्क की टेस्टिंग रात 12 बजे के बाद ही कर सकते हैं। बेसिकली इन तरीके की टेस्टिंग में सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम और ज्यादा करके या फिर अलग अलग रेंज पर टेस्ट किया जाता है, जिसके चलते हुए रात 12 बजे के बाद आप अपने फोन का इस्तेमाल अगर करते हैं तो फोन के नेटवर्क रिसीवर को एज कम्पेयर टू डे काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। और ये तो बात पूरी तरीके से साफ है कि फोन का कोई भी एपरेटस अगर ज्यादा बड़े स्केल पर काम कर रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और ज्यादा एनर्जी के लिए वो ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करेगा। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कुछ एप्स के अपडेट रूल्स। असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि चाहे एंड्रॉइड हो या फिर iOS, इन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट फीचर होता है कि अगर आप ऑटो अपडेट को ऑन कर देते हैं तो ये सूटेबल वाईफाई या फिर 4G या 5G नेटवर्क पर अपने नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन ये इसे इंस्टॉल हमेशा ही लेट नाइट करते हैं। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए ही किया जाता है, क्योंकि अगर इसी काम को ऑटोमेटेड मोड में दिन में किया जाएगा तो आपकी बहुत सी इंपॉर्टेंट कॉल्स या फिर मैसेजेस मिस हो सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से 12 बजे के बाद हमारे फोन की बैटरी तेज स्पीड के साथ ड्रेन हो जाती है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर कुछ एप्स की जाए तो वो एप्स चाहे गूगल की हो, माइक्रोसॉफ्ट की हो या फिर किसी भी कंपनी की, ऑलमोस्ट ये सभी एप्स रात 12 बजे के बाद ही आपके डेटा को खुद के सर्वर से सिंक करना शुरू करती हैं। अब बेसिकली इसके पीछे भी दो रीजन होते हैं। पहला तो रात के समय इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सर्वर पर लोड कम होता है, जिसकी वजह से ये फास्ट स्पीड के साथ आपके डेटा को अपने सर्वर के साथ शेयर कर सकती हैं। सेकेंडली अगर इस प्रोसेस के दौरान वो ऐप क्रैश कर जाती है या फिर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम आती है तो क्योंकि ये काम सारा ही लेट नाइट हो रहा होता है तो आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम रुकता ही नहीं है। अब क्योंकि ये सारी ही चीजें लेट नाइट या फिर 12 बजे के बाद हो रही होती हैं तो अल्टीमेटली आपके फोन की बैटरी अपने आप ही तेज स्पीड के साथ ड्रेन होना शुरू कर जाती है। वहीं दोस्तों अब बात अगर अगले और मेन कारण की जाए तो वो है आपके इंटरनेट की स्पीड का बढ़ना। गाइस नॉर्मली जैसे ही रात में किसी भी मोबाइल टावर पर लोड कम होता है आपके इंटरनेट की स्पीड अपने आप ही तेज हो जाती है और उस कंडीशन में हर एक सेकंड में हमारे फोन को ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में डेटा को ट्रांसफर करना पड़ता है। और ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि अगर आपके फोन का प्रोसेसर पर सेकंड बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपनी प्रोसेसिंग को कर रहा है या फिर डेटा पैक्स को एक्सचेंज कर रहा है तो उसी हिसाब से वो अपनी बैटरी को भी कंज्यूम तो जरूर करेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसके चक्कर में अगर आप दिन में फोन का इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी को कुछ परसेंटेज कम कंज्यूम करता है, जबकि रात में बैटरी ड्रेनिंग कैपेसिटी या स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।